अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 सेट थ्योरी कैंटाब बुक पब्लिशर मैथ्स क्लास 9th के लिए। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1 हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो कि गिवन है वो है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं द वे नंबर, शेप्स और ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग रूल्स। कुछ ऐसा तरीका जिसमें हम कुछ नंबर्स को, शेप्स को या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करें लेकिन किसी रूल को फॉलो करते हुए। इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेंगे कि अगर मेरे पास दो टाइप्स की शेप्स हैं जैसे ट्राइंगल और सर्कल, तो फर्स्ट प्लेस पे मैं ट्राइंगल प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं सर्कल प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद फिर एक ट्राइंगल प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद फिर एक सर्कल आ रहा है, उसके बाद फिर एक ट्राइंगल आ रहा है और उसके बाद फिर एक सर्कल आ रहा है। तो मैंने इन शेप्स को एक स्पेसिफिक रूल को यूज करते हुए ऑर्गेनाइज किया है कि ट्राइंगल के बाद सर्कल आएगा और सर्कल के बाद फिर ट्राइंगल आएगा और फिर ट्राइंगल के बाद सर्कल आएगा। तो इस स्पेसिफिक रूल को जिसको मैंने यूज किया है और इससे जो मेरे पास ये अरेंजमेंट बनी है इसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं नंबर्स की सूरत में कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और मैंने इनको इस तरह से अरेंज किया है, तो नंबर्स की अरेंजमेंट में मैंने क्या स्पेसिफिक रूल यूज किया है कि मैंने सारे इवन नंबर्स को अरेंज किया है। 2 के बाद 3 नहीं लिखा बल्कि 4 आ रहा है और 4 के बाद मैंने 5 नहीं लिखा बल्कि 6 आ रहा है। तो ये कुछ मैंने इवन नंबर्स की अरेंजमेंट की है और मैंने इसमें ये रूल यूज किया है कि मैं सारे इवन नंबर्स को अरेंज करके रख रही हूँ। सो ये डेफिनेशन थी हमारे पास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की, जिसमें हम ऐसा वे यूज करेंगे जिसमें नंबर्स को, शेप्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज किया करेंगे लेकिन किसी स्पेसिफिक रूल के तहत ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे पैटर्न को। पैटर्न को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स और फॉलोज अ रूल। कोई भी चीज जो किसी रूल को रिप्रेजेंट करे या किसी रूल को फॉलो करे। तो इसकी एग्जांपल भी हम कुछ नंबर से लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो इन नंबर्स की अरेंजमेंट में हम एक स्पेसिफिक रूल फॉलो कर रहे हैं। इस 3 के बाद 6 आ रहा है और इस 3 में 3 को ऐड करने से 6 बनेगा। इसी तरह इस 6 में फर्दर 3 ऐड करने से 9 आ रहा है और इस 9 में फर्दर 3 ऐड करने से 12 आ रहा है और इस 12 में भी फर्दर 3 ऐड करने से 15 आ रहा है। सो जो रूल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे ऐड 3। इसी तरह कोई सा भी स्पेसिफिक रूल आप फॉलो करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करने से चाहे डिवाइड करने से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 4, नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 8, इसके बाद मेरे पास नंबर है 16 और इसके बाद मेरे पास नंबर है 32। तो इन नंबर्स में हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि 4 से 8 कैसे बनेगा, इफ वी मल्टीप्लाई 4 बाय 2 वी विल गेट 8। इसी तरह 8 से 16 कैसे बनेगा, अगेन हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ रहा है। तो यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है मल्टीप्लाई बाय 2 कि हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो पैटर्न से मुराद ऐसी चीज है जो किसी रूल को फॉलो करे या किसी रूल को रिप्रेजेंट करे। ये रूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों ऑपरेशंस में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इसकी डेफिनेशन है अ पैटर्न इन विच सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐसा पैटर्न जिसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे, इसकी एग्जांपल में हम 5, 10, 15, 20 इस तरह के नंबर ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है हर एक नंबर के अंदर 5 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जैसे 5 के अंदर 5 ऐड करने से 10 आ रहा है, 10 के अंदर 5 ऐड करने से 15 आ रहा है और 15 के अंदर भी 5 ऐड करने से 20 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक नंबर यानी कि 5 को ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। इसी तरह एक और सीक्वेंस हम नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म 20 है, उसके बाद मेरे पास 17 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 14 आ रहा है और उसके बाद मेरे पास 11 आ रहा है। तो ये पैटर्न भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें 20 में से एक स्पेसिफिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 17 आएगा, दैट इज 3। इसी तरह 17 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करके 14 आएगा, फिर 14 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करके 11 आएगा। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में ऐसे पैटर्न को फॉलो किया जाता है जिसमें हम स्पेसिफिक नंबर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। इसमें हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो स्टार्टिंग टर्म है उसको A1 का नाम दिया जाता है। इसी तरह इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है इसको हम A2 का नाम देते हैं। इसी तरह से ये A3 होगी और ये हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। अब इसी सीक्वेंस में चलते चलते
50th नंबर पे क्या आएगा या 60th नंबर पे क्या आएगा या 17th नंबर पे क्या आएगा, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जनरल फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए किसी भी गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस की मैं कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सीक्वेंस था, 4 के बाद 8 आ रहा था, 8 के बाद मेरे पास 12 आ रहा था, 12 के बाद मेरे पास 16 आ रहा था। तो इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास विजिबल है कि 4 ऐड करने से, हर प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, इस फॉर्मूला में हमें डी चाहिए था और एन भी चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करनी है, ये है इसकी फर्स्ट टर्म a1, इसी तरह ये a2 इसकी सेकेंड टर्म है, ये a3 इसकी थर्ड टर्म है और ये a4 इसकी फोर्थ टर्म तक मुझे टर्म्स पता है और मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी a20th टर्म। मींस मुझे 20th नंबर पे इस सीक्वेंस में चलते चलते मेरे पास क्या आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला में n की जगह 20 प्लेस करूंगी ताकि मुझे 20th टर्म का आंसर मिले। a1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास 4 है, n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 का है। कॉमन डिफरेंस के लिए भी हम एक फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम d से शो कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस हमेशा अरिथमेटिक सीक्वेंस में होगा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज पॉजिटिव 4। तो आप अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से भी पॉजिटिव 4 डिफरेंस हमें नजर आ रहा था और अगर मैंने बाय फॉर्मूला कैलकुलेट किया तब भी मेरे पास ये आंसर 4 ही आता है। So now I will place the value of d here, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 रहेगा एज इट इज, 20 और 1 का डिफरेंस होगा 19 और अब मैंने इस 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4 एज इट इज रख लें, 4 और 19 को मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ से मेरे पास 76 आ जाएगा और 76 प्लस 4 इज 80। इसका मतलब है इस सीक्वेंस में चलते चलते जो 20th नंबर पे टर्म आएगी दैट विल बी 80। तो इस तरह से हम अपने जनरल टर्म के फॉर्मूला को यूज करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म बता सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को। A pattern in which same number is multiplied or divided each time, एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर को मैं बार बार मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करूंगी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एग्जांपल में हम रख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मेरे पास इनिशियली एक नंबर था 81, देन आई हैड 27, देन आई हैड 9, देन आई हैड 3। तो इन नंबर्स में आप एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि जब मैं 81 को 3 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास 27 आएगा, इसी तरह 27 को 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो 9 आएगा और 9 को भी फर्दर हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ एक स्पेसिफिक नंबर 3 है जो बार बार डिवाइड हो रहा है और 3 से बार बार डिवाइड करने की वजह से मुझे नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिल रही है। तो क्योंकि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे हर एक नंबर को, इसलिए हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहेंगे बल्कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। इसकी एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास वैल्यू थी किसी सीक्वेंस में 2, देन आई गॉट 4, देन आई गॉट 8, देन आई गॉट 16 एंड देन आई गॉट 32। तो इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, फिर 4 को मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 8 आएगा, 8 को मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 16 आएगा और 16 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 32 आएगा। तो मेरे पास जब हर एक वैल्यू को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से नेक्स्ट टर्म बने सीक्वेंस की, तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहेंगे बल्कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म नंबर फाइंड करने के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज an इज इक्वल टू a1 r रेज टू द पावर n माइनस 1। इस जनरल टर्म के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा, इसमें मैं फाइंड करना चाह रही हूँ कि मेरे पास 12th नंबर पे जाके कौन सी टर्म आएगी। मींस ये मेरे पास a1 है, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को हम a1 कहते थे, इसको भी a1 कहेंगे, देन ये a2 है, देन दिस इज a3, देन दिस इज a4 एंड 32 इज a5। और मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरे पास 12th टर्म के तौर पे इस सीक्वेंस के पास क्या आएगा। तो क्योंकि हमने a12 फाइंड करनी है,
इसलिए मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगी an इज इक्वल टू a1 r रेज टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पे मैं n की वैल्यू यूज करूंगी 12 क्योंकि मुझे 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए। a एज इट इज आएगा, n की जगह 12 प्लेस हो जाएगा, a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपके पास 2 है, r कॉमन रेशियो आपके पास यहाँ पे 2 आ रही है, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड किया करेंगे वो नंबर रेशियो के तौर पे काम करेगा, वो r की वैल्यू होगी। n की जगह हम 12 प्लेस करेंगे, इस 12 में से मैं एक 1 लेस कर दूंगी तो मेरे पास 2 रह जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 11 रह जाएगी। नेक्स्ट मैं 2 की पावर 11 ले लूं तो इट विल बी 2048 और इसको मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरे पास आंसर 4096 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में चलते चलते जब a 12 आएगा यानी 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी तो उसका आंसर मेरे पास 4096 बनेगा। सो इस जनरल टर्म के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अपनी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई से भी टर्म नंबर फाइंड कर सकते हैं।